तो बच्चों नए टॉपिक का नाम है आज के लेक्चर का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का यूज करके हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस और किसी ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल से हाइट्स निकाल सकते हैं। तो इस केस में जो ये होती है लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है लाइन ऑफ साइट। यानी कि अगर आपके पास जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर है अगर ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर, और यहाँ से अगर उसको हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से देखने पर ये लाइन ऑफ साइट हो गई ये वाली। और दो तरह के एंगल बनते हैं यहाँ पर, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो एंगल है वो ऊपर से नीचे देखने के बाद बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे खड़े होकर जो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं हम, तो यहाँ पर बनता है। देखो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला। ये यहाँ पर कोई भी आदमी खड़ा है और इस तरीके से देखने लग रहा है वो, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये पैरेलल लाइन हो गई। तो लाइन ऑफ साइट और पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहां पर मान लो कोई आदमी इस टावर पर बैठा है, जैसे टावर पर बैठकर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कार को देखने लग रहा है जैसे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये क्या होगी, ये होगी पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन होगी ऊपर वाला मार्कर, और ये लाइन ऑफ साइट होगी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस दो तरह के एंगल होते हैं ये। इन एंगल्स का यूज करके हम ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी। मतलब ट्राइंगल, इस केस में ट्राइंगल अगर बनेगी तभी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। और ट्राइंगल भी कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड होती हैं उनके रेशो को हम क्या बोलते हैं, जैसे ए बी डिवाइडेड बाई अगर मैं करता हूँ ए सी उस ट्राइंगल में, तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ये लेता हूँ मैं, एंगल अगर मैंने ये लिया है थीटा, तो ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू रख देंगे, और किसी एक साइड की वैल्यू गिवन होगी हमारे पास, तो तभी हम दूसरी बची हुई दो साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा तो पता ही होगा आपको कि तीन अगर वेरिएबल हैं इक्वेशन में तो दो की वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसे ही बी सी डिवाइडेड बाई ए सी अगर मैं कर दूं, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा कोस थीटा के इक्वल। और ठीक है, ऐसे ही मैं अगर ए बी डिवाइडेड बाई बी सी कर दूं, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि टेंजेंट थीटा के इक्वल। और बचे हुए तीन रेशो इनके रेसिप्रोकल करने से आएंगे, जैसे कि इसका रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, और ए सी डिवाइडेड बाई बी सी ये आ जाएगा सिकेंट थीटा, और बी सी डिवाइडेड बाई ए बी ये आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा। तो आपने करना क्या है, कौन सा रेशो यूज करना है वो समझिए। अब रेशो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। मान लो कि इस टावर की लेंथ दे दी जाए 60 सेंटीमीटर दे दी टावर की लेंथ, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो आपने क्या है, इस टावर की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी, यानी कि किसी पॉइंट से किसी टावर को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो उस टावर की हाइट है 60 मीटर लगा लीजिए, 60 मीटर, सेंटीमीटर में बहुत छोटी हो जाएगी। तो उस पॉइंट की जहाँ से आपका एंगल बना था एंगल ऑफ एलिवेशन, उस पॉइंट से इस टावर के फुट की डिस्टेंस निकालनी है आपने, यानी कि टावर की डिस्टेंस निकालनी, टावर कितनी दूर खड़ा हुआ है। तो भाई आपने लिखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी।
यानी कि आपने उन दोनों साइड को अपर पार्ट लोअर पार्ट में लिखना है, जिसमें से एक तो है गिवन और एक है रिक्वायर्ड। वो मर्जी आपकी है कि आप रिक्वायर्ड को अपर पार्ट में लिखते हो, गिवन को लोअर पार्ट में, या गिवन को अपर पार्ट में और रिक्वायर्ड को लोअर पार्ट में। दोनों से सेम आंसर आएगा, लेकिन रेशो अलग बनेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने BC डिवाइडेड बाई AB कर दिया, तो ये आ गया कोट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि कोट थीटा, और कोट 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये फंडामेंटल वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 0, 30, 60, 45, 90, ये सारी वैल्यू फंडामेंटल वैल्यू बोल सकते हो, स्पेसिफिक वैल्यू बोल सकते हो, स्पेशल वैल्यू जो ज़्यादा यूज करते हैं हम। तो BC और डिवाइडेड बाई AB की जगह आ जाएगा यहाँ पर, AB की वैल्यू दे रखी 60 मीटर, और राइट में कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 60√3 मीटर, यानी कि टावर की इस यहाँ से जो आदमी खड़ा है उससे डिस्टेंस क्या है, 60√3 मीटर। अब आप चाहें तो दूसरा रेशो भी यूज़ कर सकते थे इसमें, कोई बच्चा, कुछ ज़रूरी नहीं हर कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे भी लिख सकता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल AB डिवाइडेड बाई BC। तो AB डिवाइडेड बाई BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री। तो AB एज इट इज़, और AB की बल्कि वैल्यू है यहाँ पर 60 मीटर, और BC एज इट इज़, और राइट में जो टेंजेंट बन गया टेंजेंट 30, उसकी वैल्यू होती है √3। अब BC राइट में चला जाएगा, 60 = BC बाई √3। अब ये √3 इधर आ जाएगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 60√3 मीटर, यानी कि आंसर सेम आएगा। रेशो आप कोई भी लगा सकते हो, आपने अपर पार्ट लोअर पार्ट में उन दोनों साइड्स को रखना है जिसमें से एक साइड गिवन है और एक साइड रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें डबल ट्रायंगल बनती हैं, 2 से ज़्यादा ट्रायंगल बन जाती हैं। तो वो कंसेप्ट यही रहेगा, केवल बारीकी से समझना है कि कौन सा एंगल दे रखा है और कौन सी साइड दे रखी है। मान लो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देता कि भाई कोई आदमी यहाँ पर ऊपर बैठकर इस टावर पर, इस बिल्डिंग पर ऊपर बैठकर किसी कार को देखने लग रहा है जैसे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उसका 30 डिग्री। तो क्या करना है कि उस कार की टावर से डिस्टेंस निकालनी है आपने। टावर की हाइट है 60 मीटर, या बिल्डिंग की हाइट लगा लो 60 मीटर। बिल्डिंग के टॉप पर आदमी बैठा है और कार को देखने लग रहा है वो यहाँ से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। तो उस कार की डिस्टेंस निकालनी है आपने टावर से। अब देखो, काम हम जब करते हैं जब ट्राइंगल हो आपके पास और राइट एंगल, और उसमें एक एक्यूट एंगल का पता हो और एक साइड का पता हो, तभी बची हुई साइड और बचे हुए एंगल निकाल सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल का तो कोई एंगल है ही नहीं, एक्यूट एंगल तो है ही नहीं। तो एक्यूट एंगल आ जाएगा, देखो ये पैरेलल बोली थी मैंने, पैरेलल साइड होती है ये, इसके पैरेलल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। तो फिर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये और ये अल्टरनेटिव एंगल तो थे ही, और ये पैरेलल लाइन होने के कारण ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है ना। वैसे ट्रांसवर्सल, जैसे कोई भी 2 लाइन है, ये लाइन है कोई 2, ट्रांसवर्सल तो ये भी हो गई, और ट्रांसवर्सल होने से ये एंगल अल्टरनेटिव भी हो गए, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल तब होंगे जब ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये पैरेलल लाइन है हॉरिजॉन्टल के, तो ये ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल होगी तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ये एंगल 30 डिग्री का लेकर फिर वही काम एज इट इज शुरू हो जाएगा, या फिर ये सारा एंगल 90 का है तो ये 60 का बच जाएगा। ये एंगल लेकर भी निकाल सकते हो आंसर, ये एंगल लेकर भी निकाला जा सकता है आंसर। अब देखो यहाँ पर 2 बिल्डिंग है बच्चों, ये बिल्डिंग फर्स्ट है और ये सेकंड बिल्डिंग है। तो सेकंड बिल्डिंग के टॉप से अगर इस छोटी बिल्डिंग का टॉप देखा जाए तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, मान लो 30 डिग्री का, ठीक है ना। और इस एंगल के बॉटम से इस बिल्डिंग के बॉटम से उस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है मान लो 60 डिग्री का।
तो देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, तो दोनों डिफरेंट हो गए ना। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो दोनों डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रा की जाएगी। ये पैरेलल लाइन ड्रा कर दी हमने, तो पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये 30 डिग्री का हो गया। तो ये तो हमेशा इक्वल होना है ही, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ये और ये दोनों पैरेलल हो गई, तो इनको तो इक्वल होना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहता कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये तो हम पढ़ चुके पहले ही पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का केस, तो उसके कारण ये एंगल इक्वल हो गया। अब एक इक्वेशन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, डिफरेंट। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं बच्चों, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री स्पेसिफिक एंगल होते हैं ये। वैसे तो इनको फंडामेंटल एंगल बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारी जो वैल्यू होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो रिपीट होती रहती हैं, यानी कि यहाँ पर यहाँ तक जो वैल्यू आ जाएंगी फिर सारी की सारी रिपीट होनी है, जो 15 से डिवाइड होते हैं एंगल। मैं ये नहीं कहता कि 91 डिग्री की वैल्यू इन्हीं में से कोई एक आएगी, जो इनके मल्टीपल होंगे ना उनकी जो वैल्यू है इन्हीं में से कोई एक आएगी। तो इन वैल्यूज़ को याद रखने की बजाय टेबल बनाना सीख लो। साइड में जो रफ वर्क के लिए जो आपके पास पेज होता है उसमें टेबल बना सकते हो आराम से, फिर पूरे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइम तो वहाँ से वैल्यू देखो और उसमें लिख सकते हो। तो इसमें कैसे बनाना, देखो 0 से लेकर 4 तक की डिजिट लिख दो, सारी की सारी 0 से लेकर 4 तक की, सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर सभी का स्क्वायर रूट ले दो। सभी का स्क्वायर रूट लेंगे, 0/4 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर रूट आ गया 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल होकर 1/2 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1 और 2 का स्क्वायर रूट आ गया √2, ये √3 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2, और ये कैंसिल होकर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1। ये वैल्यू निकल गई साइन की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यू तैयार होगी साइन थीटा की। थीटा की जगह अगर 0, 30, 45, 60, 90 हो तो। अब उसके बाद कोस और साइन की एक रिलेशनशिप होती है आपस में, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 10 डिग्री की वैल्यू होगी वो कोस 80 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप होती है। तो ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर दो, ये दोनों, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो ये 1 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, फिर ये दोनों वैल्यू आपस में चेंज कर दो, √3/2 यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर, और ये वैल्यू बीच में रहेगी, ये किसी के साथ रिप्लेस होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 45 रखोगे तो यहाँ पर भी 45 ही आ जाएगा, यहाँ पर 45 रखेंगे यहाँ पर भी 45 ही आ जाएगा। साइन कोस की वैल्यू तैयार होने के बाद अगर उनको डिवाइड कर दिया जाए साइन की वैल्यू को कोस से, तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी, साइन बाई कोस होता है टेंजेंट थीटा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल होकर 1/√3, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हम, आंसर उसका क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अब ये 3 रेशो हैं, केवल ये 3 की ही टेबल बना लेना एग्जाम में, बाकी 3 की वैल्यू टेबल बनाने की ज़रूरत है नहीं आपको, बाकी रेसिप्रोकल करने से आ जाएगा। मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ, लेकिन एग्जाम में केवल ये टेबल बना लेना। बाई चांस आपको कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाए तो साइन 30 को रेसिप्रोकल कर देना, कोसिकेंट 30 आ जाएगा। जैसे कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाए तो साइन 60 को रेसिप्रोकल कर देना, कोसिकेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपको कोट 30 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाए तो टेंजेंट 30 का रेसिप्रोकल कर देना, कोट 30 आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूर पता हो आपको कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कोट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। कोस और सिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इनका
प्रोडक्ट 1 आता है। इसी तरह टेंजेंट और कोटेंजेंट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका प्रोडक्ट भी 1 आता है। तो अब जैसे कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी पड़े हमारे को, कोसिकेंट थीटा की, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इस सिंबल से डिनोट करते हैं इन्फिनिटी को हम। और इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। ठीक ऐसे आपको सिकेंड की वैल्यू की जरूरत पड़ जाए, सिकेंड की वैल्यू, तो कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। ठीक ऐसे आपको कोट की वैल्यू की जरूरत पड़ जाए तो टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है बस, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल 0, क्योंकि ये है 1/0 तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 0/1 जो कि 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हैं बच्चों। आगे सारी जो वैल्यू हैं जो +1 क्लास के कंसेप्ट बन जाते हैं, वो सारी वैल्यू आपने कर भी लिया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से, वो सारी वैल्यू इन्हीं में से रिपीट होती है, यानी कि इन्हीं में कन्वर्ट करके हम वैल्यू निकालते हैं। ऐसे नहीं कि भाई बहुत सारी वैल्यू याद रखते हैं हम, जैसे कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाए हमारे को, साइन 135 डिग्री, तो आपने ये देखना है कि साइन 135 किस क्वाड्रेंट में है। वैसे यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली नहीं, कोई रेयरली कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें इस तरह का एंगल आएगा, क्योंकि सारे ऐसे होंगे, बल्कि ऐसा कोई होगा भी नहीं कोई एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना। रेयरली कोई क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर इस तरह का एंगल दे दे, वरना सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, 90 डिग्री का अगर एंगल होगा ट्राइंगल में तो बाकी के 2 एंगल एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता ट्राइंगल में एंगल। अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल 90 का दे दिया, 90 का तो यूज़ करना पड़ेगा हमारे को, तो सारे एंगल बाकी बचे 2 एंगल जो हैं वो एक्यूट होंगे। इस तरह का केस ये आ सकता है कि 90 डिग्री का एंगल ना हो, उसमें परपेंडिकुलर डालकर हमारे को 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़े। तो मान लो साइन 135 डिग्री की वैल्यू रिक्वायर्ड आ जाए आपके सामने, तो ये देखना आपने 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। ये जो क्वाड्रेंट है ये है 0 से 90 डिग्री तक का, ये 90 से 180 तक का, और ये 180 से 270 तक का, और ये 270 से 360 तक का, क्योंकि 90 के एंगल हैं इन सभी में। ये कंप्लीट एंगल 90 का, ये कंप्लीट 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो 135 डिग्री यहाँ पर मिलेगा आपको 135 सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा तो इसके 2 गेट हैं, देखो एक तो 180 है, तो साइन 135 को मैं लिखूंगा 180 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करके 180 - 45। अब यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर 180 हो या 360 हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, और यहाँ पर जो एंगल वो लिखा जाएगा। बस अब प्लस माइनस का साइन और लगाना है, ये देखना है साइन इस क्वाड्रेंट में, साइन SINE साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। तो साइन 135 की वैल्यू देखो यही आई है, इसीलिए इनको फंडामेंटल एंगल बोला जाता है, क्योंकि बेसिक मूलभूत। देखो जैसे साइन 135 डिग्री की वैल्यू रिक्वायरमेंट के लिए आ जाए आपके पास कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो भाई 135 डिग्री की वैल्यू हमने याद नहीं की, क्योंकि अपने पास ये फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, ये फंडामेंटल एंगल हैं, ये स्पेसिफिक एंगल हैं जिनकी वैल्यू याद है। तो अब आपने ये देखना है कि 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। 135 डिग्री इस क्वाड्रेंट में है जिसके 2 गेट हैं 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपने 135 को 180 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर देना है, जैसे कि मैं 4 को 6 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करने लग रहा हूँ। देखो 4 को मैंने लिख दिया 6 - 2। अब 6 का तो पता है मेरे को कि 6 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना था, ये कहाँ से आया, ये आप देखो कहाँ से आया, 6 में से 4 माइनस करके ये आ गया यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल बात है। तो 180 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करूँगा तो माइनस का 45 लिखूँगा, तभी 135 डिग्री बनेगा ये। अब यहाँ पर जो अपने जो 48 फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, साइन 90 प्लस माइनस सीटा, कोस 90 प्लस माइनस सीटा, इसी तरह टेन 90 प्लस माइनस सीटा, 12 फार्मूले ये हो गए 90 प्लस माइनस सीटा के, 90 प्लस माइनस सीटा के, 90 माइनस सीटा के 6 फार्मूले हो गए जो आपकी 10th क्लास में भी हैं। 90 प्लस सीटा के इसी तरह के 6 फार्मूले हो जाएंगे, जैसे कि साइन 90 प्लस सीटा इक्वल टू कोस सीटा, इस तरह की। और फिर 180 प्लस
थीटा के 6 फार्मूले हो जाएंगे 180 प्लस सीटा के, 180 माइनस सीटा के भी 6 फार्मूले हो जाएंगे, 180 प्लस सीटा वैसे माइनस का आएगा और 180 माइनस सीटा आ जाएगा प्लस का। तो ये 6 फार्मूले और 12 फार्मूले ये हो जाएंगे 180 प्लस माइनस के, 12 फार्मूले 270 प्लस माइनस सीटा के हो जाएंगे, 12 फार्मूले 360 प्लस माइनस सीटा के हो जाएंगे। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे मैंने आपके सामने, तो उन्हीं फार्मूलों का जिक्र किया मैंने। अब वो फार्मूला लगेगा साइन 180 माइनस सीटा, यानी कि 180 हो अगर यहाँ पर 180 और यहाँ पर 360 डिग्री हो तो ये साइन है तो साइन ही रहेगा यहाँ पर और एंगल ये आ जाएगा। और अब प्लस माइनस का साइन देखना आपने कौन सा आएगा, तो 135 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में है और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तो यानी कि आंसर के आगे प्लस का साइन लगा देना आपने। अब साइन 45 की वैल्यू है आपकी 1/√2। देखो मैंने आपको यही कहा था कि एंगल कितना भी बड़ा हो वैल्यू इन्हीं एंगल से आनी है, जो 0 से 90 तक की एक बार वैल्यू आ गई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, साइन हो, कोस हो, सेकेंड कोसेकेंड कोई भी हो, तो सारी वैल्यू वही आ जानी, सारी रिपीट होकर। अब इसको आप 90 में भी ब्रेक कर सकते थे क्योंकि इसका गेट 90 भी है, तो साइन 135 को 90 में भी ब्रेक कर सकते हैं हम। साइन 90 प्लस 45, यहाँ पर भी 45 ही लिखना पड़ेगा बाई चांस, कोई ज़रूरी नहीं होता कि 180 में ब्रेक करोगे तो भी 45 लिखना पड़ेगा, 90 में ब्रेक करोगे तो भी 45 लिखना पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन में बाई चांस हो गया। तो साइन 90 प्लस सीटा हो गया। अब यहाँ पर अगर 90 है तो साइन का क्या बन जाएगा कोस, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेकंड का कोसिकेंड, कोसिकेंड का सेकंड, ऐसे चेंज हो जाते हैं। अब ये फिर से वही बात कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि कोस तो इसमें क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन थीटा नेगेटिव होता है, लेकिन साइन हमने इसका लगाना है, प्लस माइनस का साइन बोल रहा हूँ मैं, साइन थीटा नहीं बोल रहा, प्लस माइनस का साइन हमने इस रेशो का लगाना है, ये रेशो है साइन थीटा और साइन थीटा वहाँ पर होता है पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू आई है ये साइन की वैल्यू आई है, कोस के रिस्पेक्ट में भले ही आई है लेकिन साइन की वैल्यू आई है, तो इसके आगे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए वहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया ये देख कर कि कोस इसमें नेगेटिव होता है, तो ये फाइनल रिजल्ट देखो अब क्या बन गया, ये आपने साइन 135 डिग्री की वैल्यू -1/√2 निकाल दी, जबकि साइन 135 डिग्री की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और कोसिकेंट भी, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगाना आपने, इसको देखकर साइन इसके ऊपर लगाना है। अब कोस 45 की वैल्यू 1/√2 वही सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉब्लम है साइन 15 की वैल्यू कैसे निकले, तो साइन 15 की वैल्यू मैंने एनडीए का जो पेपर सोल्व किया था उसमें भी बताई थी आपको, 15 डिग्री भी फंडामेंटल एंगल में शामिल होता है, 0 से 90 के एंगल के बीच के एंगल सारे 0 से 90 तक के सारे फंडामेंटल एंगल में काउंट होते हैं। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू वैसे आपको याद कर लेनी चाहिए, होती है √3 + 1/2√2 और कोस 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। कैसे होती है बता देता हूँ। देखो वो जो फार्मूले लिखवाए थे मैंने, वो फार्मूले इसलिए लिखवाए थे कि आपका कुछ फ़ायदा कर सकें वो, क्योंकि इन फार्मूलों को याद करोगे तो एग्जाम में आपका टाइम 100% बच जाएगा, वरना तिकड़मबाजी करके साइन 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, काफ़ी लेंथी हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो साइन 15 की वैल्यू हमने निकालनी है, देखो 90 माइनस, इसको आप ऐसे एंगल में ब्रेक करो जिनकी वैल्यू जानते हो, जैसे 60 और 45 की वैल्यू जानते हैं हम, तो 60 45 में ब्रेक कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। 45 और 30 की वैल्यू भी जानते हैं हम, 45 - 30 में ब्रेक कर सकते हो इसको, इन दोनों एंगल की वैल्यू जानता हूँ मैं। अब मेरे पास एक फार्मूला है, देखो साइन A - B जो मैंने आपको लिखवाया था, ये फार्मूला है साइन A cos B माइनस कोस A साइन B, ये फार्मूला होता है +1 क्लास का फार्मूला, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये, वरना क्वेश्चन पता नहीं कितना लेंथी आपका बनकर आंसर निकले। तो साइन A - B यहाँ पर लगाएंगे तो साइन A cos B माइनस कोस A साइन B,
तो ए के प्लेस पर कौन रखा हुआ है, देखो ए के प्लेस पर रखा हुआ है 60, तो ए को हटाकर 60 डिग्री रख दो हर जगह, ए को हटाया 60 रख दिया। बी का सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस पर 45 रखा हुआ है, तो बी की जगह 45 रख देंगे, ये 45 रख दिया। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन मैंने डिफरेंट लगा दिए थे गलती से, थोड़ा सा तो डाउट था मेरे को ये, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आंसर आ जाएगा √3 - 1/2√2। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही कोस 15 डिग्री की अगर वैल्यू निकालेंगे हम, तो इसको भी इसमें ब्रेक कर देता हूँ, कोस 45 - 60 - 45 में ब्रेक कर देते हैं, 30 - 45 - 30 में करेंगे तो भी सेम आंसर आ जाना है, करके देख लेना बेशक से। तो यहाँ पर कोस का फार्मूला लगेगा और कोस का फार्मूला इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर मैं चारों फार्मूले ये तो आपको सिखाई देता हूँ, लगे आप देखो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला ये होता है, अगर साइन ए प्लस बी हो तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ कहाँ होगा, उस तरह का एक क्वेश्चन मैं करवा भी देता हूँ आपको। जैसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू पूछ ले आपसे, वैसे तो साइन 75 की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो 90 - 15 करके, 75 को कर दिया 90 - 15 और ये आ गया कोस 15। अब कोस 15 की वैल्यू अपने पास है ये रही, वरना आप इसको इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो। देखो इसको ब्रेक कर दिया हमने साइन 45 + 30 में, साइन 45 + 30 में ब्रेक कर दिया। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फार्मूला लग गया। देखो अब वैल्यू तो रख ही लोगे, 1/√2 कोस 30 की √3/2, कोस 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2, तो आंसर वही आ जाना जो मैंने अभी बताया था 90 - 15 करके कोस 15 की वैल्यू निकाल दी थी, और वो यही थी, देखो √3 + 1/2√2। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी याद कर लीजिए, प्लस का साइन होता है यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब कोस ए माइनस बी की बात चली हुई थी अपनी, कोस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी और माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि माइनस का साइन होगा अगर यहाँ पर, माइनस का साइन अगर यहाँ पर हो तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है इस फार्मूले में, और यहाँ पर प्लस का साइन होता है यहाँ पर माइनस का साइन होता है। ये चार फार्मूले तो अभी याद हो जाने चाहिए आपको। अब कोस 15 की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये आ जाएगा कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस 60 की वैल्यू है 1/2 और कोस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की 1/√2, तो आंसर आ गया √3 + 1/2√2, या बोल सकते हो 1 + √3/2√2। A pole 6 meter high cast a shadow 2 √3 meter long on the ground, then sun's elevation is। एलिवेशन निकालना यानी कि नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते समय जो यहाँ पर पैरेलल लाइन पर लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, एलिवेशन। उन्नयन कोण बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में इसका जो नाम है वो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन को बता देता है। देखो उन्नयन, ऊ माने ऊपर और नैन माने आप जानते हो, तो उन्नयन यानी कि ऊपर नज़र करने से, ऊपर आंखें करने से जो यहाँ पर एंगल बनता है यहाँ पर, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल निकालना आपने, तो उसके लिए मैंने बताया था कि ये जो फार्मूला है अपने पास, जो फार्मूला लगेगा उसमें 3 वेरिएबल होंगे, एक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कुछ भी हो, और बाकी 2 साइड, तो उनमें से 2 की वैल्यू देगा, तीसरे की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर आप किसी को ऊपर नीचे लिख सकते हो ए बी और बी सी में से, तो लिख देना इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल में
AB को अपर पार्ट में रख देता हूँ मैं और BC को लोअर पार्ट में, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 90 के सामने वाला जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी सबसे बड़ी। इसको परपेंडिकुलर को, इसको बेस को, या इसको परपेंडिकुलर को, इसको बेस को, गलत नहीं होगा। लेकिन गलत जब हो जाएगा जब आप एंगल ये लेते हो, एंगल ये लेकर इसको परपेंडिकुलर बोलते हो। जो भी आपने एक्यूट एंगल ले लिया, जो भी एक्यूट एंगल ले लिया, तो बेस वही लेना पड़ेगा जिसके ऊपर एक्यूट एंगल बना हो। वैसे एक्यूट एंगल तो इसके ऊपर भी बना है, लेकिन ये तो 90 के सामने हो गया। बेस वो लेना है जिसमें 90 का एंगल हो और एक एक्यूट एंगल हो। पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये कहा था, हमने खुद ही, कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदल दोगे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, कि भाई ये परपेंडिकुलर है, जैसे ये बेस है, कोई बच्चा इसको परपेंडिकुलर कह दे, इसको बेस कह दे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने बेस वो लेना है जिसके ऊपर एक एक्यूट एंगल बना हो और एक 90 का एंगल बना हो। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल ये लिया है मैंने और 90 का एंगल ये था ही, तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया ये। अब AB बाई BC दे रखे है उसने 6 डिवाइडेड बाई 2√3, 2√3 दे रखे है। राइट में दे है टेंजेंट थीटा, कैंसिल आराम से हो जाएगा, √3 पर कैंसिल हो गया। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3 और √3 की जगह लिखेंगे टेंजेंट 60। वैसे कोट 30 भी लिख सकते थे, लेकिन टेंजेंट से कोट टेंजेंट कैंसिल नहीं होता फिर। अब कंपेयर कर दिया हमने, कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ऐसे कंपेयर करके थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अब मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे आपके पास ये दे रखा है, जैसे ये साइड दे रखी है 2√3, ये एंगल दे रखे है 60 डिग्री, ये साइड निकालनी है। तो एंगल आप उसमें ये अगर यूज करोगे तो बेस ये हो जाएगा। तो कोई बच्चा एंगल ये भी यूज कर सकता है, ये वाला, क्योंकि ट्रायंगल के दो एंगल तो आपके पास हैं, 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल भी आ जाएगा। तो कोई बच्चा ये एंगल यूज करेगा थीटा के उसमें, तो उसका बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये, और ये एंगल यूज करेगा यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए, तो फिर बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि बेस वो होता है जिसके ऊपर एक एक्यूट एंगल होता है, एक 90 डिग्री का एंगल। तो इसके ऊपर भी एक्यूट एंगल है देखो, 90 का एंगल भी है, तो फिर तो बेस ये भी हुआ है और बेस ये भी हुआ। लेकिन जो आप एंगल लेने लग रहे हो उसकी बात मैं करने लग रहा हूँ। जैसे आपने 60 डिग्री का एंगल लिया है, जैसे ये साइड ऊपर रख दिया आपने AB ऊपर रख दी और BC नीचे रख दी, तो ये लिख दिया आपने परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि टेंजेंट 60। तो 60 डिग्री का एंगल लिया है आपने, तो बेस ये हो जाएगा। अगर 30 डिग्री का एंगल लोगे तो यानी कि आपने लिख दिया AB बाई BC, और ये लिख दिया यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल ले लिया, तो ये कोट बाई परपेंडिकुलर हो, बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि कोट थीटा हो गया। तो एंगल आपने ये ले लिया तो बेस ये लेना पड़ेगा, एंगल ये ले लिया तो बेस ये लेना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है सारा चैप्टर।